तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक लेक्चर कम कर चुके हैं, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्या देखे थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो था कि करंट जो है हम देखें 2 टाइप्स के, और एक फर्स्ट क्या था, करंट कांस्टेंट है, और दूसरा करंट जब वेरिएबल रहेगा। चार्ज रेस्ट में रहेगा तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। व्हेन चार्ज इज नॉट इन मोशन, यदि मोशन नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा, उस समय पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक उसकी बातें करते हैं। जब चार्ज मोशन में आने का मतलब करंट फ्लो स्टार्ट होना। अब करंट क्या है, आइडर या तो कांस्टेंट रह सकता है या वेरिएबल रहेगा। यदि करंट कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग क्या, चैप्टर 1 जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कि हम लोग ड्रिफ्ट करंट या ओम्स लॉ, KCL, KVL जितना है, ये सारे लॉज में क्या है, करंट आपका कांस्टेंट रहेगा, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। इसीलिए ये सारा जो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये पूरे चैप्टर में क्या देखेंगे, करंट आपका ऑलवेज कांस्टेंट, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ। करंट इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब करंट कांस्टेंट रखने के कारण हम ओम्स लॉ डिफाइन करते हैं, जो बेसिक जो है ओम्स लॉ के बाद फिर किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये सारा जितना है, इस सारे में हम देखेंगे क्या, करंट मेरा टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। दूसरा मोड क्या है, जब करंट टाइम के साथ वैरी करेगा, तो नेक्स्ट चैप्टर जो मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट टाइम के साथ वैरी करने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में, इसके बाद जो चैप्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, वहाँ पर हम क्या देखेंगे, करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है। यही बेसिक डिफरेंस है, ये समझना बहुत जरूरी है। करंट चार्ज मोशन नहीं करेगा, नो करंट फ्लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा। करंट यदि मोशन करता है, इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, चार्ज पार्टिकल मोशन करते हैं, तब देखना है वो क्या करंट उससे जो प्रोड्यूस हो रहा है वो टाइम के साथ कांस्टेंट है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अपना हो गया। करंट यदि टाइम के साथ वेरी करेगा, और नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड वाला। तो ये सारे बेसिक हम लोग देखे थे। अच्छा, इससे रिलेटेड एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, ये सारे हम लोग पे कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे थे, राइट। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम लोग स्टार्ट किए थे। स्टार्टिंग में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या देखे थे, यदि कोई कंडक्टर कंसिडर करते हैं, कोई भी कंडक्टर है, पहले हम लोग क्या देखे, कंसिडर एनी कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर के केस में क्या हो रहा है कि यदि हम बाहर से एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यदि लगा रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे कंडक्टर के अंदर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इनिशियली घूम रहे थे, राइट, जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इस पर फोर्स अप्लाई होगा किसी डायरेक्शन में, और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। क्यों, क्योंकि चार्ज कैसा है, नेचर निगेटिव है, तो हर चार्ज पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना चालू हो जाएगी, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एक फिक्स डायरेक्शन में उनका मोशन स्टार्ट हो जाएगा, फिक्स डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट होगा, और क्या होगा, यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे रहेंगे, यानी जैसे ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो चार्ज एक्यूमुलेट हो गए, एक साइड में नेगेटिव चार्ज और दूसरे साइड में पॉजिटिव चार्ज। अब ये चार्ज एक साइड पॉजिटिव, यदि दो हम लोग कैपेसिटर में हम लोग पढ़ते हैं, एक साइड यदि पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे साइड नेगेटिव चार्ज है प्लेट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। हम जानते हैं ऑलरेडी, यदि चार्ज पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव। यदि दो प्लेट हम कंसिडर करते हैं, यही कैपेसिटर पढ़ते हैं, ये प्लस चार्ज मान लीजिए इस पर है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव से निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव से अवे होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज क्या है, टुवर्ड्स इनवर्ड डायरेक्शन। तो इसी तरह से यहाँ पे इंटरनली क्या होगा, चार्ज एक्यूमुलेशन होने के कारण इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, इंटरनल इंड्यूस्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटरनली इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंड्यूस होगा और डायरेक्शन क्या हो गया, ये
पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। थोड़े समय के बाद क्या होगा कि ये दोनों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों जब बराबर हो जाएगा तब उसके बाद क्या होगा कि ऐसे स्थिति में अब क्या है, अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा, जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया फोर्स भी जीरो हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो फोर्स इक्वल टू क्यू ई होता है, फोर्स इक्वल टू क्यू ई। तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो फोर्स भी जीरो होगा। तब क्वेश्चन क्या आता था कि यदि नेट फोर्स जीरो हो गया तब क्या ये चार्ज मोशन नहीं कर रहे हैं। अब ये चार्ज मोशन किसके कारण करेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, थर्मल इफेक्ट जो हम लोग बोले कि कंडक्टर के अंदर मान लो 25 डिग्री सी टेम्परेचर है और बाहर में 35 डिग्री सी टेम्परेचर है। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होगा, हीट मिलेगा। हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा, एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा जो कि रैंडमली मूव करेंगे, क्योंकि हीट एनर्जी से कोई खास डायरेक्शन में मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा, जिसके कारण कि एवरेज जो होगा वेलोसिटी जीरो होगा। मोशन अभी भी करेगा लेकिन रैंडम मोशन किसके कारण, ये सारे ऑब्जेक्टिव बिट के लिए दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट एनर्जी मिलेगा, थर्मल इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस कंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड कंडक्टर। क्यों आइसोलेटेड बोलते हैं, चार्ज इकट्ठा हो गया। जब कोई भी कंडक्टर में चार्ज इकट्ठा हो जाता है, हम लोग कंडक्टर कैसे भी जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इससे पढ़ेंगे जो जब कैपेसिटर का पढ़ेंगे। कोई भी कंडक्टर क्या करता है, अंदर में जो सामान रख दी जाएगा उसको शील्ड करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है। तो बिकॉज किसके कारण, आइसोलेटेड नेचर के कारण चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, जब तक हम कंडक्टर के क्रॉस बैटरी नहीं लगा रहे थे तब कहानी हुआ। जैसे ही बैटरी लगाए, बैटरी लगाने के बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, राइट। अब क्या हो गया कॉन्सेप्ट, अब क्या किए, कंडक्टर के क्रॉस हम बैटरी कनेक्ट कर दिए, कंडक्टर के क्रॉस बैटरी कनेक्ट कर दिए। अब बैटरी क्या करेगा, क्या हो गया चेंजेस बैटरी कनेक्ट करने से, आप ध्यान से देखिए। फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए बाहर से, ठीक। अब क्या होगा, इस एक्सटर्नल फील्ड के कारण चार्ज फिर सेपरेट होंगे। एक साइड में इधर आ जाएगा, फोर्स लगेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ समस्या क्या है, ये क्या है, वायर है। इलेक्ट्रिसिटी में वायर क्या किस तरह का काम करता है, जैसे पानी का पाइप जो होता है ना, उसी तरह से वायर काम करता है। उसको जैसे पानी का पाइप जो होता है, वाटर टैप में आप लगा देते हो पानी का पाइप, तो क्या करता है, वो पाइप पानी के फ्लो को एक डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन देता है, इस रास्ते से तुम्हें जाना है। सिमिलरली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक वायर है इलेक्ट्रिसिटी में, वो वाटर पाइप है। जिस तरह से पानी के फ्लो को रास्ता दे रहा है, उसके थ्रू पानी का फ्लो हो रहा है, उसी तरह से ये वायर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का किस डायरेक्शन में जाना है उसको रास्ता देगा। उसको क्या देगा, रास्ता देगा, पाथ प्रोवाइड करेगा। भाई तुम्हारे लिए सुरक्षित पाथ हो गया, इस पाथ में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। पाइप क्या काम करता है, एक फिक्स डायरेक्शन में उसको हर पानी लीकेज नहीं होगा, जहाँ पानी हमें पहुँचाना है वहाँ पानी पूरा का पूरा पहुँच जाएगा। प्रैक्टिकली लेके चलना है। ये सारे कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ, जब आप रेजिस्टेंस इस सबका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा तो ये प्रैक्टिकली आप रहिएगा तभी वहाँ पर उसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो बेसिकली के पानी जैसे कोई टाइप से हम कनेक्ट कर दिए, तो ये पाइप क्या करता है, जहाँ इस डायरेक्शन पर हमको पानी पहुँचाना है, बीच में कहीं कोई लीकेज नहीं होगा, वहीं करंट पहुँचेगा। पाइप यदि लीकेज जाएगा तो पानी बाहर निकलने लगेगा। तो सिमिलरली आप यू कैन अंडरस्टैंड, ये पाइप है, वाटर पाइप, इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है। अब बीच में ये बैटरी क्या कर रहा है, बैटरी क्या क्या रोल है,
बैटरी का रोल क्या है, जैसे आप देखते हो कि जैसे लंबा खेत में पानी दूर तक ले जाना है पानी को, ठीक है, यहाँ से हम पंप किए, पानी जा रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, उसका एनर्जी कम होगा, वाटर पार्टिकल्स का एनर्जी कम होगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा, और लॉन्ग डिस्टेंस तक खेत में लेके जाना है तो हमें बीच में कुछ इस तरह का मोटर टाइप का कुछ उसको बूस्टर करना पड़ेगा कि फिर स्पीड उसका बना रहे, फ्लो से उतना ही फ्लो। तो बैटरी वही काम करता है। बैटरी क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करके भाई तुम आगे बढ़ो, और उसी स्पीड से यदि एनर्जी तुम्हारा कम हो गया मूवमेंट का, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराता है। बस यू डू नॉट, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बैटरी इलेक्ट्रॉन देता है। लोग को कंफ्यूजन रहता है बैटरी से करंट निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। बैटरी कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, न कभी करंट देता है। बैटरी क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन आया है उस इलेक्ट्रॉन को मोशन प्रोवाइड करता है। भाई तुम मोशन में बने रहो, रुको नहीं। अंडरस्टूड? ये जनरली कॉन्सेप्ट क्या रहता है, लोग सोचता है बैटरी से करंट आई 10 एम्पियर निकला, गलत अप्रोच है। बैटरी आपको सिर्फ क्या करेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है ना। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हैं, डेल V इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्टेड चार्ज, यही पढ़े है ना, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्टेड चार्ज। यहाँ चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ से कैसे फिजिक्स लिंक हो रहा है, जो अभी हम लैंग्वेज में बोले इसको मैथमेटिकली जस्टिफाई भी करना है। आप पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके हो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्टेड चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में किसी पॉइंट तक जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखो, ये क्यू को यदि हम डेल V से मल्टीप्लाई करें, जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहता है 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी दिया रहेगा, तो क्या दिया, एनर्जी दिया। ये एनर्जी किसको दिया, उस इलेक्ट्रॉन को। यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन तो निकल नहीं रहा, बैटरी का कॉन्सेप्ट वहां लगा दिए ना। तो बैटरी क्या दिया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्या, एनर्जी। किसको देगा, इलेक्ट्रॉन को। तो ये मिसकंफ्यूजन आज से हटा दीजिए कि बैटरी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और करंट प्रोवाइड करता है। ठीक है बेटे, क्लियर आ गया। हाँ, अब आ जाए कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन तो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसको वायर से डायरेक्शन मिल गया मोशन का, इस डायरेक्शन में तुम्हें जाना है। जैसे यही पानी का टैप रखिए, यहाँ पर ये पाइप लगा हुआ है, पानी इस रास्ते से फ्लो करना स्टार्ट। पानी का जवाब उसको इमेजिन कीजिए इलेक्ट्रॉन हो गया, और बीच में ये क्या करेगा, एनर्जी इसको प्रोवाइड करके फिर रास्ता दे दिया। ध्यान देने की बात है, जितना यहाँ इलेक्ट्रॉन निकला है, पानी के जितना निकला है वहां पहुंचना भी जरूरी है। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने यहाँ से निकल रहा है वो यहाँ पहुंचना भी जरूरी है। तो ये देखिए रास्ता इसको मिल गया है, बीच में कोई लीकेज नहीं है, पूरा का पूरा यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, और फिर इसको इलेक्ट्रॉन फिर आगे बढ़ गया। इस तरह से पूरे सर्किट कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको जब सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा बहुत फायदा करेगा। वहाँ बच्चे को सबसे मेजर प्रॉब्लम इस चैप्टर में करंट डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चे फंसते हैं, और हमेशा ही लोग पिछले साल में बताया था करंट डिस्ट्रीब्यूशन का मैं ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा आपको, जो कि अभी से पुस्टअप कर रहा हूँ, देखिएगा क्या है कॉन्सेप्ट। पूरा वाटर फ्लो से मैं समझाता हूँ बच्चों को। तो यहाँ पर क्या देखें कि चार्ज एक्युमुलेट हुआ नहीं। जब चार्ज एक्युमुलेट नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस नहीं होगा अंदर में, जो पिछला केस में आइसोलेटेड कंडक्टर में हो रहा था। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर हो जा रहे थे। यहाँ तो वो कहानी हुआ ही नहीं, यहाँ पर वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस ही नहीं हुआ, जीरो हो गया, जीरो है। तब अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब समझने की बातें हैं। ठीक है, सारा इलेक्ट्रॉन अपना मोशन कर रहा है, इधर जा रहा। ठीक, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है भाई,
कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट कर दिया। अब किस स्पीड से मोशन करेंगे? ध्यान देने की बात क्या है कि एवरी इलेक्ट्रॉन पे अब क्या है, यहाँ नेट फोर्स जीरो नहीं है। पिछला केस में क्या रहता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, नेट फोर्स जीरो, चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ पे तो ये तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ नहीं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस पर फोर्स अप्लाई करेगा एवरी इलेक्ट्रॉन्स पर। और फोर्स कितना अप्लाई करेगा, F इक्वल टू मान लेते चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है एक्सटर्नल, कितना फोर्स लगेगा एवरी इलेक्ट्रॉन्स पर। यदि इलेक्ट्रॉन का मास हम m कंसीडर कर लें तो इधर से कितना हो जाएगा, m इंटू ए। मास m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ई। साइन अपोजिट डाल देंगे क्योंकि दोनों अपोजिट मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे। बाद जब वेक्टर फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस साइन, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फोर्स इधर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये, और उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समस्या क्या आ गई भाई, ये तो एक्सीलरेशन हो रहा है। एक्सीलरेशन होने का मतलब क्या हो गया कि टाइम के साथ इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन हिट कीजिएगा ना, इनिशियल v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाएगा v का वैल्यू बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो कितना स्पीड बढ़ेगा, तो बहुत हाई स्पीड होगा, सारे इलेक्ट्रॉन वेरी हाई है, तो ज्यादा करंट फ्लो करना चाहिए। अब ये देखो यहाँ पर क्या अलग समस्या आ रहा है, ये टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, मान लो आप इमेजिन करो टाइम बढ़ते जा रहा है, करंट बढ़ते जा रहा है। पहले 2 एम्पियर, फिर 1 घंटे के बाद 20 एम्पियर हो गया, फिर 2 घंटे के बाद 50 एम्पियर। इस कॉन्सेप्ट से यानी एक टाइम आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, करंट प्रोड्यूस करने की जरूरत है, अपने आप टाइम के साथ बढ़ते जा रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली तो हो नहीं रहा है। तब क्या हो रहा है भाई, तब क्या हो रहा है, ये ध्यान देने की बात क्या है कि इस कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन जिस एटम से निकल रहे, मान लीजिए कि जिससे बना, सोडियम से फॉर एग्जांपल, मेटल से बना, किसी से बना, तो इलेक्ट्रॉन जो अपना उस जगह छोड़ेगा एटम से, तो वहां पर क्या एक होल टाइप से बनेगा। होल यू कैन अंडरस्टैंड, कुआं, पॉजिटिव चार्ज को ही बोलते हैं। सेमीकंडक्टर में हम लोग पढ़ेंगे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो होल्स बेसिकली क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस छोड़ा तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक कुआं टाइप से डेवलप हो गया, जिसको कि होल्स हम लोग बोलते हैं। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से आया, इस होल में जाके टप देना गिरेगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा उसका, जीरो। फिर जीरो से स्टार्ट करेगा, फिर दूसरा जगह कुआं में जाके गिरेगा, टप, फिर वेलोसिटी जीरो, फिर गया, फिर वेलोसिटी जीरो। तो हो क्या रहा, इलेक्ट्रॉन जो है इस होल से जाकर कोलाइड कर रहा है। कोलाइड का मतलब यहाँ पर वेलोसिटी एक्सचेंज। मैकेनिक्स में अब जो हम लोग कोलिजन पढ़े हैं, कोलिजन का मतलब ये नहीं होता है कि एक दूसरे से टकराना, टकरा कर अपना वेलोसिटी को एक्सचेंज करते, मोमेंटम एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो होगा इस होल से, इसी को कर्नल एटम भी बोलते हैं, लैंग्वेज यूज किया होगा, इसी को कर्नल एटम। ये इलेक्ट्रॉन क्या गया, इसे टकराया, कोलिजन किया, कोलिजन मतलब वेलोसिटी एक्सचेंज, वेलोसिटी उसका फिर जीरो। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, फिर अदर होल से गया, वहाँ टकराया, फिर वेलोसिटी जीरो। तो वेलोसिटी जो हम सोच रहे थे बढ़ रहा है, वो तो कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा, राइट। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि सारे इस तरह से हो रहा है। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि बल्क ऑफ ए, क्योंकि कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे। 1 मीटर क्यूब में आपको नियरली 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन 10⁻29 होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या समझेंगे कि बल्क में वो इलेक्ट्रॉन स्लाइटली, ऐसे तो कोई मोशन ही नहीं हुआ, फिर सब क्या ध्यान देना, जितने का ध्यान देते भाई, करंट तो फ्लो कर रहा है, करंट तो फ्लो कर रहा है।
तो क्या होगा कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन, यू कैन इमेजिन लाइक दैट, जैसे ये हुआ, यहाँ से स्टार्ट किया, गया, टकराया, सुई गया, सुई टकराया, सुई गया, सुई टकराया, सुई गया, सुई टकराया, सुई। ये जो स्लाइटली मूवमेंट जो हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की बात करो, उसी तरह से आप इमेजिन कर सकते हो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो स्लाइटली जो डिस्प्लेस, अब इसी तरह से आप इमेजिन कर सकते, फोक के भाव से ये स्लाइटली जो डिस्प्लेस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, जिस वेलोसिटी से मूव करेगा, यानी बल्क में हल्का मूव किया, जैसे अलकतरा है मान लीजिए है, उसको फ्लो कर रहे हैं, तो क्या आपको दिखाई देगा नहीं मूवमेंट, तो हल्का सा जो मूवमेंट हुआ, चाहे जैसे मेरे एग्जांपल थे, मंदिर में आप खड़े हो, लंबा लाइन है, तो देखते क्या लगता है, अरे कोई तो मूव नहीं कर रहा, सब खड़े हैं जैसे दस। किसी इंस्टेंट पे क्या होता है, सब धीरे से मूव कर रहे हैं बल्क में, तो उसी तरह से यहाँ भी होगा, बल्क में इलेक्ट्रॉन मूव धीरे धीरे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, तो धीरे धीरे जो मूव करेंगे विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं, और उसी के कारण करंट का फ्लो हो रहा है, उसी के कारण करंट का फ्लो हो रहा है, क्योंकि भाई सब तो धाम गिर गया तो करंट लेकिन फ्लो कर रहा है। तो ये यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का बल्क में, वो किसके कारण हो रहा है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ रहा है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके कारण प्रोड्यूस हुआ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, थर्मल के कारण नहीं, थर्मल के कारण तो नेट मोशन जीरो ही हो जा रहा है, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो प्रोड्यूस हुआ है वो किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अप्लाई किए हैं तभी तो ये सारे मूव कर रहे हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, सब धाम गिरे, बल्क में कंसीडर किए, थोड़ा सा मूव किया विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट बेटे, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। हाँ, इसको थोड़ा सा लिख लो कॉपी में, 8 इसको मिटा देता हूं मैं, यही चीजें 2-3 लाइन में समराइज कर दे रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं। It seems that electron will moves with and it seems that electron move with acceleration a, जिसका की वैल्यू हम लोगों को कितना आया था अभी, E F इक्वल टू E इंटू E M इंटू A इक्वल टू E कैपिटल E अपॉन M। It seems that electron will move with acceleration and its velocity will keep increasing with time due to, and its velocity will keep increasing but due to continuous collision with kernel atom
करने का मतलब यहाँ होल टाइप से क्रिएट हो गया विथ कर्नल एटम वेलोसिटी कीप्स velocity of electron keep on decreasing. पहले इंक्रीज किया एक्सेलरेशन के कारण, लेकिन ड्यू टू कर्नल कॉलिजन के कारण, कर्नल इफेक्ट के कारण वो वेलोसिटी डिक्रीज करने लगा. ओवरऑल electron moves with constant velocity in the direction of opposite to the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव्स करना है. दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो इलेक्ट्रॉन मूव्स कर रहे हैं उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं. कर्नल कोलिजन क्या हो? कर्नल एटम जो होल्स बना, जो इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ा, जो प्लेस छोड़ा एटम के अंदर में, तो प्लेस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन जाके क्या करेगा, उसे खट देना टकराएगा, क्यों, पॉजिटिव चार्ज का मास ज्यादा होता है. राइट. तो इनिशियली क्या है, ऐसे देखें तो इलेक्ट्रॉन वेरी हाई स्पीड से मूव कर रहे थे, लेकिन ड्यू टू कर्नल कोलिजन क्या हो गया, उनका स्पीड रिड्यूस हो गया और दे मूव्स विथ कांस्टेंट इन बल्क. एक इलेक्ट्रॉन की बात हम एनालिसिस ही नहीं कर सकते. बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स इन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको कि हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं. ठीक है बेटे. दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब कुछ टर्म आएंगे, इसके डेरिवेशन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और न्यूमेरिकल के लिए वो टर्म्स जो है जानना जरूरी है. 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा बेसिक है, इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, तभी आगे हम समझ सकते हैं. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. 2 टर्म यहाँ पे है आपका. एक टर्म क्या करता है, रिलैक्सेशन टाइम, एनसीईआरटी में भी दिया जाता है. रिलैक्सेशन टाइम, जिसको कि टाउ से डिनोट करता है. और दूसरा टर्म क्या है, लैम्डा. रिलैक्सेशन टाइम क्या है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, मोशन स्टार्ट किया, पहला कर्नल एटम मिला, टकराया, यहाँ से वेलोसिटी इसका 0 हो गया. यहाँ से मान लीजिए u1 वेलोसिटी से p से स्टार्टअप किया अपना. स्पीड क्या होगा, टाइम के साथ बढ़ते जाएगा क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन. फिर दूसरा कर्नल एटम से टकराया, p इसका वेलोसिटी 0, लेकिन यहाँ तक पहुँचा तो इसका वेलोसिटी v1 हो गया. v1 इक्वल टू u1 प्लस at. u1 तो 0 हो गया, u1 वेलोसिटी से मूव किया, लेकिन फिर यहाँ पर ड्रॉप आउट हो गया. 2 कोलिजन के बीच में जो टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. 2 सक्सेसिव कोलिजन का बीच में जो टाइम ड्यूरेशन लगा कोलिजन का, उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन. 2 सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम. उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम.
तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, दो कॉलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। और ये जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है लैम्डा, इसको लैम्डा 1 या लैम्डा जनरलाइज, लैम्डा क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसको लैम्डा से डिनोट करेंगे। और जो टाइम लगा दूसरा कॉलिजन, पहला कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन में, उस टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। राइट बेटे, अब ये सारे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारा अब कहानी हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूला को निकालने के लिए इसका सारा बेस तैयार कर रहे हैं। ये सब टर्म वहाँ पर यूज में आएंगे, इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। और डेरिवेशन दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, नॉट फॉर कॉम्पिटिटिव के लिए तो भाई उसके सारे टर्म को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर एक जो फॉर्मूला डिराइव जो करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो ये अभी तक के कॉन्सेप्ट से आपको क्या क्लियर हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हम डिफाइन कर रहे हैं, बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको अब थोड़ा सा मैं क्या और बोल सकता हूँ, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन के वहाँ पर बल्क में इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट किया तो उसको हम अनदर वर्ड और क्या यूज कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर हैं उसका एवरेज वेलोसिटी हम लोग देखते हैं, उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है बेटे, तो अब इसका डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका फिर फॉर्मूला क्या आएगा, BD इक्वल टू D फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, BD इक्वल टू माइनस E कैपिटल E डिवाइडेड बाई M टाउ एवरेज। आप टाउ भी जान गए हो क्या है, राइट, E कैपिटल E M सारा चीज, ये लास्ट में फॉर्मूला आना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। BD इक्वल टू कंपटीशन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से रहेंगे। BD इक्वल टू माइनस E कैपिटल E क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, सारे कॉलिजन के कारण वो एवरेज वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये कैसे आ रहा है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है। अब इसमें क्या हो रहा है इसको अंडरस्टैंड कीजिए इस तरह से बेटे, इसको अब मिटाऊं मैं, अब देखो इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से निकला, ठीक है, पहला कर्नल एटम कॉन्सेप्ट क्लियर, कुआं होल, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो नहीं सकता है, एक पत्थर जैसा काम करेगा, आएगा खट देना टकराएगा, जैसे बीच में पत्थर वर्कआउट रोड के बीच में पत्थर आपको पड़ जाते हैं, तो उसी तरह से है। तो ये इलेक्ट्रॉन गया फर्स्ट कॉलिजन किया, एक इलेक्ट्रॉन करेंगे एनालिसिस, दूसरे की देखेंगे, तीसरे की देखेंगे, उसके बाद डैश डैश कर देंगे। तो ये यहाँ फर्स्ट कॉलिजन किया, फर्स्ट कॉलिजन का मतलब टकरा के एक का दूसरे पे गुस्सा नहीं निकालना है, वेलोसिटी एक्सचेंज प्यार से करने हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ से जब क्या हो गया, यहाँ से E1 वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा कोलिजन किया, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा, मान लीजिए इसका वेलोसिटी V1 हो गया, एक्सेलरेशन कितना है, A है, रिलैक्सेशन टाइम अब समझ में आ गया है, τ1 दे दिए। अब V1 का वेलोसिटी कितना हो गया, यहाँ से ध्यान से देखिए, V1 को हम लिख सकते हैं U1 प्लस A τ1, इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात। उसी तरह से दूसरा इलेक्ट्रॉन लीजिए, ये गया इधर
फिर टकराया, यहाँ से मान लीजिए A2 वेलोसिटी से निकला, क्या कि बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो फिर दूसरा होल मिला, यहाँ V2 वेलोसिटी हो गया, रिलैक्सेशन टाइम टाउ टू, एक्सेलरेशन तो वही रहेगा सारे इलेक्ट्रॉन का सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब पे एक ही लग रहा है। तो यहाँ से V2 क्या हो गया, U2 प्लस A टाउ टू। इसी तरह से डैश 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 करते जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन, मान लेते n इलेक्ट्रॉन्स हैं, Vn इक्वल टू Un प्लस A टाउ n, राइट बेटे। अब ध्यान दो कॉन्सेप्ट क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज कैसे निकालते हैं, सारा वेलोसिटी निकाल के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ वेलोसिटी जितने हैं। एवरेज हाइट कैसे निकालते हैं, सारे बच्चे का हाइट जोड़ दो, जितने बच्चे हैं उसे डिवाइड कर दो। तो यहाँ भी क्या करना है, जित वेलोसिटी है क्या, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, सारा का वेलोसिटी निकाल लिए। अब इसके एवरेज निकालना, सारों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय n कर देंगे। तो ये सारे को आप ऐड कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, V एवरेज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस Vn V3 प्लस डैश डैश Vn डिवाइडेड बाय n कर दी। और उसी तरह से इसको भी जोड़ेंगे, ये क्या हो गया, E1 प्लस U2 प्लस UN U3 प्लस डैश डैश, ये लास्ट सॉरी UN डिवाइडेड बाय n। फिर ये वाला टर्म को जोड़ दीजिए, प्लस A टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डैश डैश टाउ n डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ फिर कहाँ समझना है। ये जो E1 E2 वेलोसिटी हुआ वो कैसे आ रहा है, ये कौन सा वेलोसिटी आ रहा है, E1 E2 टकराने के बाद तो जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो। अब E1 कहाँ से क्रिएट हो गया, फिर से उसको वेलोसिटी कौन दे रहा है, थर्मल के कारण। थर्मल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ फोर्स देगा ना, तो यहां से अब जो E1 वेलोसिटी दोबारा ये सो गया, तो जगाने का काम कौन कर रहा है, थर्मल। और थर्मल के कारण हम क्या देखे हैं, एवरेज वेलोसिटी जीरो। जब आइसोलेटेड कंडक्टर था वहां देखे थे ना, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश डैश डिवाइडेड बाई n इक्वल टू जीरो, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वो रैंडम मोशन करते हैं, इधर उधर इधर उधर। तो उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन देखें फिर पहुंचे, लेकिन बल्क जब देखें तो लगेगा कैसे होता है, सारे लाइन में कतार में मंदिर में खड़े हैं, सब खड़े हैं चुपचाप। थोड़ी देर बाद देखते फलना आदमी और वो तो वहां पहुंच गया। तो धीरे धीरे बल्क में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो सेम यहाँ भी क्या हुआ, ये टर्म ये E1 E2 क्या है, एवरेज वेलोसिटी जो है ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि थर्मल के कारण जो आपका वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो रैंडम मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए जीरो। ये टर्म क्या हो गया, थर्मल, ये थर्मल के कारण वेलोसिटी क्रिएट हुआ है, थर्मल के कारण। ये टर्म तो जीरो, राइट। एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी, ये क्या है, थर्मल वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी, ठीक है बेटे। ये टर्म तो जीरो हो गया, बच गया A प्लस टाउ 1 प्लस टाउ 2, इसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोल सकते हैं। वी कैन राइट हियर A टाउ एवरेज, लिख लो, बोर्ड में आएगा, टपाटप फटाफट उतारिए। कंपटीशन वाले को खाली समझ लेने का है, आप लोग के लिए जो बोर्ड देना है उनको डेरिवेशन जरूरी है, 3 नंबर में आएगा।
ठीक है बेटे, ऊपर से मिटाऊं। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में एवरेज वेलोसिटी को आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख सकते हैं, इसी को बोल रहे हैं ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लेफ्ट हैंड साइड में BD हो गया, BD इक्वल टू ए टाउ एवरेज। अब इसको अब याद रखना ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ए टाउ, देखो इसको याद करना भुला जाएगा अभी। BD इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम टाउ एवरेज, लेकिन V इक्वल टू ए टाउ तो याद रख सकते हैं। और एक्सीलरेशन को इस तरह से याद रखिए, F इक्वल टू ई, बेसिक कॉन्सेप्ट, इसीलिए फार्मूला डेरिवेशन किया जाता है कि इससे आप ट्रिक डेवलप कर सकते हो कैसे फार्मूला याद करना है। F इक्वल टू ई मास इंटू एक्सीलरेशन, डायरेक्शन अपोजिट होता है, A इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम, इसके बाद हम याद रख देंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू AT रखेंगे, और A किसका, एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जितना मालूम डेफिनेटली भूल ही जाएगा आदमी, याद रख एक दिन पहले नहीं तो भी भूल जाएगा। कितना एक ही यही याद नहीं करना है ना, कितने चीजें यादें करने हैं, राइट। तो फॉर्मूला आप देखो आ भी गया। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कैसे याद से मैं भी बचूं, तो क्योंकि मेरे लिए भी ड्रॉबैक है, मेरे से भी याद नहीं होता। तो कोशिश करता बच्चा को, उस दर्द को मैं भी समझता हूँ। जब मेरे को याद नहीं होता है, बच्चा के लिए भी तो वही समस्या है। जो मान लो रटने में पढ़ाएंगे तो उनका बातें अलग, लेकिन दोनों चीज नहीं एक साथ हो सकती है। इंटेलिजेंसी और याद करना दोनों किसी में हो जाए समझो, तो वो लड़का आइडियल हो जाएगा। वो लड़का आइडियल हो जाएगा जिसमें दोनों कैपेसिटी है, रटने का भी और समझने का। भगवान दोनों विद्या रेयर लोगों में देगा, रेयर होगा। लाखों क्या हमको लगता है 10 लाख में 1-2 होंगे जिसमें कि समझने की भी दोनों एक साथ डेवलप करना मुश्किल काम है। समझने की कोशिश कौन करेगा जिससे याद नहीं होगा, और जिसको याद होगा वो समझने की कोशिश क्यों ना करेगा, उसको हम जानते हैं, हम लास्ट में याद, वही हमको याद है, मतलब नहीं है क्या है अंदर में। तो दोनों एक साथ होना बहुत टफ काम है। ठीक है बेटे, फॉर्मूला आ गया, बोर्ड के लिए काम यहाँ तक अपना हो गया। अब बोर्ड लेकिन कंपटीशन के लिए डाटा दिया रहेगा, पुट करके इसको निकालना है। तो दिस फॉर्मूला इज द बेसिक, इस चैप्टर का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मेरा फॉर्मूला आया, ये शुरुआत हो गया अपना। अब इसके बाद क्या है, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला सीख गया, यहाँ पे इसको किनारे डाल देते हैं, भी नाराज हो जाएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अब आगे चले। मीन फ्री पाथ जब बोलता है तो कहने मतलब λ1 + λ2 + λn डिवाइडेड बाई n कर देंगे। ये सब टर्म यूज करता है एनसीईआरटी में। मीन फ्री पाथ कहने का मतलब लैम्डा तो समझ ही गया, दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस। मीन फ्री पाथ λ1 + λ2 + λn + λn डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हम लोग तो पढ़ रहे हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ तो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ई का तो कम ही रोल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल है। तो इसको जो ई को है, ई को हमको किसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। और हम लोग जानते हैं V = क्या होता है, -E.dr। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन देखे है ना, del V = E.del x माइनस साइन, del V = E.del x वेक्टर फॉर्म में डाल दिए, ये स्केलर क्वांटिटी। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कोई कंडक्टर है जिसका की लेंथ दिया हुआ है L है, ठीक,
इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मान लीजिए लगा दिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस, यदि इसके बीच में मान लेते हैं बी पोटेंशियल अप्लाई किए, बैटरी पोटेंशियल कौन सा आएगा, बैटरी वाला आएगा ना, तो डेल वी की जगह पर क्या हो जाएगा बी, और मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का अपोजिट साइड, तो डॉट क्या हो जाएगा 180 डिग्री, माइनस साइन आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो E इंटू लेंथ कितना है, ये डेल एक्स एल, तो वी कैन राइट E इक्वल टू बी अपॉन एल, आ गया। अब उसको वहां रख देंगे, V के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्या आ गया अपना, तो पहले यार इस तरह से याद रखिए, बी डी इक्वल टू ए टाउ एवरेज, सबसे बेस्ट। एक्सीलरेशन कितना होता है, इसको डालने से पहले ई अपॉन, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, एफ इक्वल टू माइनस ई होता है, कोई कहीं याद करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ से एक्सेलरेशन मास इंटू एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम, इसको वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। फिर आगे बढ़े, भी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वी अपॉन एल, अब इसको वहां पुट कर दिए, तो बी डी इक्वल टू क्या आ गया माइनस ई वी अपॉन एम एल टाउ एवरेज, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। कैसे सीक्वेंस में करना है, तो वी ऑल्सो ट्राई, आप इसी तरह से, क्योंकि भाई याद करना मेरे भी बस की बात नहीं है, इस तरह से यदि हो जाता है तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, लेकिन कम से कम भूल गए तो ये रास्ता मालूम रहेगा तो तुरंत निकाल लीजिएगा। समटाइम्स क्या होता है एग्जामिनेशन में इतने क्वेश्चन से रहते हैं कि आदमी भुला गया, क्या करें अब, तो कम से कम फ्लो पता रहेगा तो 1 मिनट टाइम ही ना लगेगा एक्स्ट्रा, क्वेश्चन तो 4 नंबर लेके आ जाएंगे। जो सेकेंड अटेम्प्ट मारने का जो मैं बताता हूँ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बिना सोचे समझे टिक मार्क करना है, सेकेंड राउंड पर तो आपको 1-2 मिनट टाइम देना है, वो 2 मिनट स्लॉट में तो आ जाएगा ये, ठीक है बेटे। तो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आती है, ड्रिफ्ट थोड़ा सा नया टर्म लगता है, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो इस तरह से वी डी का एक फॉर्मूला हो गया अपना। आगे एक और है जो कि अब क्या है, ये सब तो बड़े अभी तक सब चैप्टर है, करंट आया नहीं कहीं, करंट तो आया कहाँ, हम 10th में पढ़ के बैठे हैं, आई तो आ ही नहीं रहा। इसी पाप इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पे लगे हो, हमको तो आई दिखाइए पहले, जल्दी आई कहाँ से आएगा। तो आई को भी देख लेते हैं, तो क्लास एंड कर देते हैं। थोड़ा सा पेशेंस और मेंटेन 15 मिनट, क्योंकि ये थ्योरी टाइप का है, जिसको जितना जल्दी निपटा लेंगे उतना ही फायदा करेगा। क्या कि हम लोग को टाइम देना है मेजर सीरीज रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस, केसीएल केवीएल पर, और उसमें आपको ऐसा मैं पक्का बनाऊंगा, कोशिश रहेगी कि आप भी याद करोगे गुरुजी कुछ पढ़ाए थे। चलो अब आई को दिखा देते हैं, आई कैसे आएगा। बी डी इक्वल टू अपना जो लास्ट में जो एक्सप्रेशन आ गया था, बी डी इक्वल टू ई क्या क्या आया था, अब मेरे को भी याद करना पड़ जाता है, अब मेरे से याद नहीं है तो देखिए अभी लिखे तभी भी याद नहीं है, अब मैं भी फ्लो में ही लिखूंगा। v इक्वल टू ए टाउ, पी एक्सेलरेशन एफ इक्वल टू एम ए, ये हो गया माइनस ई, ए इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम, वैल्यू पुट कर दिए, ए टाउ, फिर बी इक्वल टू ई एल, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया V अपॉन एल, यहाँ पर पुट कर दिए एम एल ए एवरेज।
टाउ एवरेज, सॉरी टाउ एवरेज, हाँ टाउ एवरेज। अब आप सोचते हो क्यों सर बार बार लिखते हैं, मैं भी अपना फ्लो मेंटेन करने के लिए लिखता हूँ, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है पढ़ाने के बाद भी, मैं भी इसी सीक्वेंस से याद अपना रखता हूँ। अब है आई को लेके आ जाए, आई आँख वाला आई नहीं, करंट वाला आई, ठीक है। तो आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, VDENA, VDENA। ठीक है बेटा। सर ये जे का होता है, कौन बोला? ये हाँ I is equals to BD and हाँ जे का होता है डेंसिटी वाला, डेंसिटी वाला आता है। एक मिनट रुक जाओ यहाँ पर, J is equal to I by आई इक्वल टू VDENA। इन्हें जे के करेंगे तो जे घटाओ आई अपॉन 1 कर देंगे ना। करंट डेंसिटी होता है, करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। इस फार्मूला को कैसे याद करेंगे, तुरंत याद होगा। क्या हो, कैसे याद करेंगे, VI इक्वल टू VD, चाहे VA रखो, V क्या डिक्ट वेलोसिटी, VENA, वीना कुमारी, वीना याद रखना होगा, वीना कोई लड़की है, ठीक है। तो वीना से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो वो अपना ट्रिक डेवलप कीजिए, ठीक है। वीना से याद, आप कैसे आया ये वीना, कैसे वीना का जन्म हुआ वो भी देख लें हम लोग। चलो आ जाओ, इसको जल्दी कर लें कि काम अपना आज का हो जाए। कंसीडर थी, कोई भी कंडक्टर कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए। अब जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा इसका अपोजिट डायरेक्शन, हम क्या करंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ते हैं, हर हमेशा ग्राउंड लेवल पे जाना है चीज़ों को समझने के लिए। करंट के लिए हम क्या डेफिनेशन देते थे, करंट जो डिफाइन करते थे क्या करते थे, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास किया, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से, यानी इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर, टाइम 1 सेकेंड, ये चार्ज 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ चार्ज पास कर रहे हैं। चार्ज Q इक्वल टू हम लिखते हैं ना, I इक्वल टू Q अपॉन T, यही लिखते हैं। यहाँ पर एरिया वाला छूटा रहता है, यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ चार्ज फ्लो फ्रॉम यूनिट टाइम। उसी चीज को आप अंडरस्टैंड कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग गया तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट ऐसे होगा, यही पूरा है। तो यहाँ पर जितना मान लीजिए चार्ज इंटर करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से पास करें, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है ना, dt टाइम में उतना ही इलेक्ट्रॉन पास करेगा। इसको मान लीजिए थिकनेस dt कंसीडर कर ले, dt टाइम जितना यहाँ से इंटर किया पानी, कितने भी सेकेंड, dt टाइम के बाद उतना ही पनिया तो निकलेगा, ज़्यादा तो निकलेगा नहीं। जितना पानी अब ये जो होल है इसे जितना इंटर किया, थोड़ी देर के बाद उतना ही पानी निकलेगा। तो अब मैंने क्या लिया कि यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर किया, ये dt टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन्स आए उतना ही इलेक्ट्रॉन्स इंटर करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन इसके बीच में घुसा है वही सब बाहर निकलेगा। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हम वहीं जाएंगे कि क्या निकाले हैं, यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, ये टाइम हमने dt ले लिया, ठीक। अब n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान देने की बात, यूनिट एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया A,
ये मान लेते हैं लेंथ आपका डेल एल, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए इंटू डेल एल आप लिख सकते हो dt टाइम में, ये थिकनेस जो शो कर रहा है। तो हम n जो डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू दिस एरिया को n से लिखते हैं। यहाँ पर ये कभी नहीं समझना चाहिए कि n सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। n जो यहाँ डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जनरली क्या कि n हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपली बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो n है बिना में वो n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना है, यूनिट वॉल्यूम में कितना है, ठीक है बेटे, क्लियर। अब ध्यान से देखो तो कितने चार्ज पास करेंगे इससे, मान लेते DQ चार्ज इस ये इंटर किया डेल्टी टाइम में, ये इसमें DQ चार्ज है टोटल। DQ चार्ज क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम लोग पढ़े थे ना Q इक्वल टू NE इलेक्ट्रोस्टैटिक में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इक्वल टू NE, तो DQ क्या हो जाएगा DQ इक्वल टू N नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू चार्ज E, यही है ना फॉर्मूला Q इक्वल टू NE। तो कितना इसमें चार्ज है N इंटू E, क्लियर। अच्छा अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे निकालेंगे उसको आप समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लिख लो, ये हाथ दोनों डिफरेंस ध्यान देने की बात है, ये n ये वाला n नहीं है, ये सिंपली लैंग्वेज में लिख दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज। ये क्या है पर यूनिट वॉल्यूम थोड़े है, क्वांटाइजेशन में जो n डिफाइन किए हैं क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ ये स्मॉल इसको कैपिटल n दे दीजिए, दोनों तो मिक्सिंग हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस है। ये है यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सिंपली नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायमेंशन नॉट स्पेसिफाइड, डायमेंशन नॉट स्पेसिफाइड। तो ये DQ जो डिफाइन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिफाइन निकालेंगे, कितना है, अब ध्यान से देखो बेटे, हमें यूनिट वॉल्यूम में मालूम है, यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में कितना है n इलेक्ट्रॉन। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया A, क्रॉस सेक्शन एरिया A। अब ये थिकनेस कैसे निकालेंगे, ये A इंटू थिकनेस करेंगे तभी तो वॉल्यूम देगा। थिकनेस निकालने का उपाय क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इंटर किया BD वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, डेल्टी टाइम में DT टाइम में कितना होगा डिस्टेंस, V इंटू DT लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो ये dx कितना हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू DT, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये थिकनेस मेरा BD इंटू DT, वॉल्यूम ये थिकनेस दे दिया। एरिया कितना है A मान लेते हैं, वॉल्यूम कितना हो जाएगा A इंटू BD इंटू DT। तो यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, तो इस वॉल्यूम में कितना हो गया A इंटू BD इंटू DT में मल्टीप्लाई, तो n इंटू A BD आ गया DT। ये क्लियर है, यही समझना है यहाँ पर, यही चीज समझना। फिर से देख लो क्या कर रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है DQ क्या है, DQ हमें क्या देखना है कितना चार्ज पास कर रहा है DT टाइम में। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट Q इक्वल टू कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कैसे निकालेंगे,
हमको यूनिट वॉल्यूम में मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल n, इसका वॉल्यूम निकाल लें। तो जनरली आप क्या करते, A इंटू थिकनेस मान लेते D रहता है, तो A इंटू D आप कर देते। अब ये D यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD दिया हुआ है, तो VD इंटू DT टाइम थिकनेस निकल गया, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये वॉल्यूम निकल गया, और n से मल्टीप्लाई करने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। लेंथ निकालने के लिए VD इंटू DT की होगी। और ये कैसे निकालोगे, B वेलोसिटी से मोशन कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, DT टाइम में कितना, हाँ ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, ये चीज मालूम हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसका वैल्यू लिख दे, N A V D D T। अब नीचे से मैं मिटा देता हूँ, क्लियर। और 4 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये क्या दे दिया, डी क्यू। करंट क्या होता है, Q अपॉन T, तो डी क्यू अपॉन डी टी कर देंगे, करंट दे देगा, आ गया I जो गुम था अभी तक, डी क्यू अपॉन डी टी, व्हाट यू कैन राइट, N A B D इंटू E, ये क्या हो गया I। इतने देर से I गैप था, I आ गया। अब इसी I को हम थोड़ा सा लिख दें बिना के फॉर्म में, याद रखने के लिए। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज आया है कि जो कि आप देखोगे अभी थोड़ी देर में लिखो तो ओ सर यही चीज था, ये सब इसके पीछे क्यों इतना पड़े हुए हैं आप। अब इसको लिख लो बस। तो I इक्वल टू बिना याद रखने से आगे का काम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन पुट करेगा। लिख लिए। अब देखो बीना कुमारी कितना काम कर रही है हम लोग के लिए, मिटा दो सारा। चलो यहाँ साइड बॉक्स में अपना बीना को भी लेके आ गए, I इक्वल टू बीना। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, VD हम लोग निकाल लिए हैं पहले ही। VD किधर गया बाबा, यहाँ पर है। इस VD को यहाँ पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। I इक्वल टू VD अपना आया है माइनस ई अपॉन एम टाउ एवरेज, और V का फॉर्म में लिख देना तो V अपॉन L, क्योंकि अब तो बैटरी का काम है, ठीक है, इनटू E V ना। अब यहां से हम क्या करेंगे, V और I के बीच में रिलेशन देखेंगे, ओम्स लॉ। V इक्वल टू आई आर क्यों लिखते हो आप, V इक्वल टू आई आर यहीं से आया है। अभी तक टेस्ट में हम लोग लिखते थे ना, टेस्ट V डायरेक्टली न भेजा, यहीं से V इक्वल टू आई आर आया। अब क्या करेंगे, ये V को सेपरेट करके सारे को एक में इंक्लूड ब्रैकेट में डाल देते हैं, E मल्टीप्लाई होकर E स्क्वायर, अच्छा फिर ये N ए वीना ये क्या था बेटे, क्या था, नहीं ये एरिया, अच्छा हाँ, तो कैपिटल इसको लिख दें, इसलिए कंफ्यूजन एक्सेलरेशन जैसे आ रहा है, ये लिख दो एरिया। हाँ, तो ई स्क्वायर, एन आ गया, कैपिटल ए आ गया, टाउ एवरेज आ गया, डिवाइडेड बाय ml, ये सारे कांस्टेंट हैं। इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्रॉस सेक्शन एरिया, एवरेज टाइम, m मास, l लेंथ, कंडक्टर, सब कांस्टेंट। और ये क्या आ गया, इधर V आ गया, बाहर V को खाली बाहर निकाल दिए, पोटेंशियल बैटरी जो अप्लाई करेंगे कंडक्टर के क्रॉस, तो ये सारे को इधर भेज देंगे, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर भेज दो तो माइनस साइन ml अपॉन
ई स्क्वायर एन ए, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। एक रह गया आई ना, हाँ ये कांस्टेंट यही तो आर है, यही तो आर है ओम्स लॉ का। V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, यही आर है। रेजिस्टेंस की जो बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ से अपना अब इलेक्ट्रिसिटी पूरा फॉर्म में हो जाएगा। अभी आप समझ में आ गया आपको आई आर बार बार। फिर हम लोग ऐसे बाद में देखेंगे आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए लिखते हैं, वो सब चीज़ अलग है, लेकिन यहीं से वो चीज़ें डेवलप हुआ है। ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, इसको लिख लो, यहीं पर आज एंड करते हैं। आप अपना इस चैप्टर अब सब खुरपाती चीज़ खत्म, अब सब आसान चीज़ है। जो कॉन्सेप्ट सीखना था यहाँ तक सीख लिए। ठीक है बेटे, आज यहीं रहने देते हैं।